नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस के इजरायली फौज के ऊपर हमले जारी हैं और 1 दर्जन के करीब इजरायली फौजियों को निशाना बनाया गया है। साथ ही जो दुनिया के ऊपर प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है और खासकर यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो हैं उनके ऊपर शदीद प्रेशर है कि वो कोई अमली इकदाम लेने से कासिर हैं। और अभी 800 लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जानिब से बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा गया है, इसराइल पर फौरी सैंक्शंस लगाने का मुतालबा किया गया है, जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। तो ये गैर मामूली डेवलपमेंट्स है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। जर्मन चांसलर का फिर स्टेटमेंट आया है, फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। और इजराइल के अंदर सूरत हाल यह है कि 500,000 के करीब इजरायली जो है वो ज़हनी मरीज बन चुके हैं, ये नई रिपोर्ट सामने आई है। और जो आसियान के कंट्रीज हैं, यानी साउथ ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं, जिसमें मलेशिया, जिसके अंदर इंडोनेशिया शामिल है, इन 10 ममालिक की जानिब से भी बड़ा एक्शन जो है सामने आ रहा है और ये भी बात करेंगे। लेकिन एक दुनिया जो है ओवरऑल बड़े क्राइसिस की तरफ जा रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर हमने एस्केलेशन देखी है कि इसराइल ने सारी रिजर्व आर्मी बुला ली है। उधर यूक्रेन की जंग जो है वो बहुत खराब होने जा रही है, जिसमें यूरोप की जानिब से तमाम जो लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा ली गई हैं वेपन से। तो मिडिल ईस्ट, यूरोप और अब जो है साउथ चाइना सी के अंदर एक ऐसी एस्केलेशन सामने आई है कि जो बहुत बड़ी तबाही की तरफ लेकर जा सकती है। नाज़रीन, अमेरिका ने 500 अमेरिकी फौजी ताइवान के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं। ये आप समझ लें कि एक आलमी जंग का इस रीजन को फ्लैश पॉइंट बनाने के मुतरादिफ है, क्योंकि चाइना के लिए ताइवान जो है वो एक रेड लाइन है। चाइना कैटेगोरिकली कुछ महीने पहले भी ये कह चुका है कि दुनिया की कोई ताकत जो है वो चाइना को ताइवान लेने से नहीं रोक सकती। और अब वो वक्त आ चुका है कि ताइवान मजीद मेनलैंड चाइना से दूर नहीं रह सकता है। अब वक्त आ चुका है, वी आर गोइंग टू टेक ताइवान और नो पावर ऑन प्लेनेट वो चाइना को रोक सके। तो चाइना की ये पोजीशन है, ये उनकी रेड लाइन है और वो कह रहे हैं कि हम ताइवान को लेने जा रहे हैं। और अब अमेरिका से खबर यह है कि उन्होंने 500 फौजी जो है वो ताइवान में डिप्लॉय कर दिए हैं। अमेरिका जो है वो यूरोप में भी हैं, साउथ कोरिया में भी हैं, जापान के अंदर भी हैं, लेकिन नेवर एवर ऑफिशियली अमेरिकन फोर्सेस जो है वो ताइवान के अंदर कभी डिप्लॉय नहीं हुई। अनऑफिशियली बताया जाता है कि कोई 10, 20 या 30, 50 इसके करीब अमेरिकी फौजी जो वो हमेशा से ताइवान यानी 79 से वो ताइवान रहे हैं, लेकिन वो अनऑफिशियल और वो भी 10-20 के करीब। लेकिन ये अब अमेरिकी जो अस्करी क़यादत है उनकी जानिब से ये बात खुद सामने ला गई है कि 500 फौजी जो है उन्होंने ताइवान के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं। इसकी तादाद मजीद भी बढ़ सकती है और साथ अभी फिलिपाइन के अंदर मजीद मिसाइल जो है डिप्लॉय हो गए हैं जो चाइना के मेन लैंड को जाकर हिट कर सकते हैं। और ओवरऑल इस रीजन के अंदर अमेरिका जो है वो अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाता चला जा रहा है। तो ये तो क्लियर प्रोवोकेशन है ना चाइना के लिए। और 500 फौजी से मुराद यह है कि चाइना ताइवान लेने जा रहा है और अमेरिका ने अपनी फौजें ताइवान के अंदर डिप्लॉय कर दी हैं, यानी अमेरिका की फोर्सेस से सामना पड़ेगा जब चाइना वहां पर अटैक करेगा। तो ये तो एक आलमी जंग का आप समझ ले के फ्लैश पॉइंट है जो इसको बना दिया गया है। तो तीनों रीजन्स के अंदर मामला बहुत खराब हो रहे हैं। और अगर हम जो साबका आलमी जंगें हैं उनका भी हम जायजा लेते हैं तो वो कहां पर लड़ी जा रही थी। वो मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ी जा रही थी, वो जनाबे अली यूरोप के अंदर लड़ी जा रही थी, और वो इस चाइना सी के अंदर, साउथ चाइना सी और जापान लड़ रहा था ना। तो ये 3 सबसे बड़े रीजन्स थे जहां पर आलमी जंगें लड़ी जा रही थी। और इन तीनों के अंदर इस वक्त मामला जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं, मैक्सिमम एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। यूक्रेन की जंग जो है वो बिगड़ चुकी है पूरी तरह से और अभी कहीं मुज़ाकरात नहीं हो रहे और कोई फिलहाल चांसेस नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो पुतिन की जो डिमांड्स हैं, जो शराइत है, वो यूरोप मानने के लिए तैयार नहीं। और यूरोप तो फिर उसकी डिमांड्स रशिया कैसे मानेगा? उन डिमांड्स के खिलाफ ही तो रशिया ने जंग छेड़ी है। तो इस तरह ये मामला बहुत संगीन हो चुके हैं। पूरी दुनिया में बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो जन्म ले चुका है। और इसलिए बार बार हम ये बात करते रहे और पूरी दुनिया की जो थिंक टैंक्स है वो भी आपके सामने रखते रहे कि सबसे पहले गजा का मसला हल किया जाए, उसके बाद अगर दुनिया की लीडरशिप ने बैठकर ये बड़े क्राइसिस हल ना किए तो इसका अल्टीमेट नतीजा जो है वो बड़ी जंग की सूरत के अंदर निकलेगा। और एक हेडलाइन भी परसों हमने आपके सामने रखी कि अगले जो 20 साल हैं खासकर वो जंगों से भरपूर होने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली अगले 20 साल बहुत बड़ी जंगों से भरपूर होने वाले हैं और वो आलमी जंग भी हो सकती है, उसके अंदर आलमी जंग भी छिड़ सकती है। लेकिन अगर आलमी जंग नहीं भी छिड़ती तो बहुत सारी बड़ी जंगें छिड़ने वाली हैं। ये चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। तो आगाज करते हैं नाज़रीन, हमास की जानिब से अभी एक स्टेटमेंट आई है और हमास ने कहा है कि हमने प्रपोजल जो अमेरिका ने पेश किया था उसको एग्री किया है और अब हम ऑफिशियल रिस्पांस का इंतजार कर रहे हैं। हमास ने बताया कि हमने कई दिन जो है वो लॉन्ग निगोशिएशंस किए हैं, उसके बाद हम एक बात के ऊपर एग्री हुए हैं और ये अमेरिकी प्रपोजल था जिसको हमने एग्री किया है। तो अब हमें जवाब चाहिए कि जब हम एग्री कर गए हैं और प्रपोजल भी अमेरिकन है, हमने कोई शराइत नहीं रखी है, अमेरिका ने जो चीजें हमारे सामने पेश की हमने उसको कबूल कर लिया, तो अब हमें जो है वो बताया जाए
हम ऑफिशियल रिस्पांस का जब इंतजार कर रहे हैं, यानी मीडिया रिपोर्ट से ये खबरें चल चुकी हैं कि इजराइल ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, और जो इजराइल ने रिजर्व फोर्सेस को बुलाया है वो भी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इजराइल ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो हमास बता रही है, हमें बताया जाए, हमने अलेक्जेंडर को भी गारंटी के ऊपर छोड़ा और हमारे साथ अमेरिका ने नेगोशिएशंस किए और लंबे नेगोशिएशंस हुए और हम अमेरिकन प्रपोजल पर एग्री हुए हैं। तो अब क्या मसला है, हमें बताया जाए। तो एक उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि वी आर रेडी एंड वेटिंग फॉर द ऑफिशियल रिस्पांस। ऑफिशियली हमें बताया जाए ना कि अब आप क्यों सीज फायर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा रास्ता जो जाहिर बात है वो तो तबाही का रास्ता है जो इजराइल इख्तियार कर चुका है। और हमास ने पूरी दुनिया को मुखातिब करते हुए कहा है कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे इसको एक भरपूर मुजाहिरों का दिन जो है वो आलमी सतह के ऊपर जो है वो होना चाहिए। ये भी हमास ने दुनिया से अपील की है। और कसाम ब्रिगेड के ऑपरेशन जारी हैं जिसमें 10 इजरायली फौजियों को निशाना बनाया गया है। एक यूनिट था और 10 फौजियों का उनको जो है वो हिट किया गया है। अब आप जरा इजराइल के अंदर की अगर हालत देखें तो ताजा तरीन रिपोर्ट में पता यह चला है कि 500,000 इजरायलीज जो हैं वो साइकोलॉजिकल जो डिजीज हैं उनका शिकार हो चुके हैं। 500,000 ह्यूज नंबर है। हालांकि इन्होंने जुल्म ढाया है, इनके ऊपर तो कभी कोई जंगी त्यारा एक भी नहीं आया, इनके उधर ऑक्यूपेशन में तो एक टैंक भी दाखिल नहीं हुआ, उसके बावजूद 500,000 मोर देन 500,000 इजराइलीज हैव सॉट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर। कितना ह्यूज नंबर है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि इजराइल के अंदर एक खाना जंगी का फेज हम देख रहे हैं जिसमें इंस्टीट्यूशंस लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एलीट लड़ रही है, सेटलर्स आपस में आमने सामने हैं, और वो जो ऑर्थोडॉक्स वाला मसला है जिनको फौज में ये भर्ती करना चाहते हैं उनके साथ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो अंदर चल रहे हैं। और अभी इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त नजीम जो इजराइल के तमाम सिक्योरिटी चीफ्स हैं वो एक जगह पर मीटिंग कर रहे हैं जिसमें से नेतन्याहू और उसका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो मौजूद नहीं है। और मीटिंग वो कहां पर कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में मीटिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है उसमें तमाम सिक्योरिटी चीफ्स पहुंचे हुए हैं और वहां पर मीटिंग की जा रही है और गजा का सीज़फायर डिस्कस किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल जो है वो उसका फड्डा चल रहा है नेतन्याहू के साथ, नेतन्याहू उसको हटाना चाहता है और अटॉर्नी जनरल खुलकर जब वो नेतन्याहू के खिलाफ है। हमारे अब देखिए अटॉर्नी जनरल का तो कोई काम नहीं है फौजी कार्रवाइयों के साथ, लेकिन सिक्योरिटी चीफ्स अटॉर्नी जनरल, और एक सिंबलिज्म भी है कि अटॉर्नी जनरल जब नेतन्याहू खिलाफ, तो उसके ऑफिस में इस वक्त जमा है और गजा का जो सीज फायर है वो डिस्कस किया जा रहा है। सिक्योरिटी चीफ्स कंसल्टेशंस एट द अटॉर्नी जनरल्स ऑफिस आर बीइंग हेल्ड विदाउट नेतन्याहू एंड काट्स being invited. Security chief discuss hostage issue and the Gaza operation at the Attorney General's office. सीज़फायर जब वहां पर डिस्कस किया जा रहा है तो देखते हैं अंदर की तहरीक जब वो कब नतीजा खेज साबित होती है। और लेकिन जो भी है, जिस तरह भी ये मामला जाता है, एक बात तो खुद इजरायली हिस्टोरियंस, थिंक टैंक्स ये वाजे कर चुके हैं कि इजराइल का जो सर्वाइवल है, इजराइल का जो फ्यूचर है वो सिर्फ इस बात के अंदर है कि रीजन के लोग उसको मान लें, वो रीजन के अंदर मर्ज हो जाए। लेकिन रीजन के लोगों को ही मार कर वो यहां पर ना मर्ज हो सकता है ना उसको लोग यहां पर एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो इसलिए ये रास्ता जो है वो ये बरताने के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इजराइल अपने आप को गैर महफूज बना रहा है। इसी दरमियान जो है वो जो जर्मन चांसलर हैं, कल भी उनकी स्टेटमेंट आई, आज इस ताजा डेवलपमेंट्स के बाद जर्मन चांसलर की दोबारा स्टेटमेंट आई है। इजराइल्स इंटेंसिफिकेशन ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज इन गाजा डज नॉट अपीयर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टेंस एंड कम्बैट हमास टेररिज्म। ये अब वाजे हो रहा है। अब देखें ना कि सारी दुनिया को पता है, लेकिन ये हुकूमतें मुनाफकत की इंतहा को पहुंची हैं, ठीक है, लेकिन अब इनको भी रिकॉग्नाइज करना पड़ रहा है कि ये तो वहां पर ये हो रहा है वो हो रहा है। तो पहले क्या इनको पता नहीं था? तो ये कह रहे हैं कि कोई वहां पर सेल्फ डिफेंस नहीं हो रहा। जर्मन चांसलर कह रहा है आवर कंसर्न इज ग्रोइंग ओवर इजराइल्स इंटेंसिफिकेशन ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज इन गाजा। तो बात यह है कि जो इन यूरोपियन कंट्रीज की जो मिलिट्रीज हैं, यानी जर्मनी की, बर्तानिया की, ये कहीं ना कहीं अभी भी इजराइल के साथ राब्ते में होंगी, कहीं ना कहीं इनका कोऑर्डिनेशन जो है वो जारी होगा। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो वाजे इस बात का सिग्नल दे रही है, इसको हम मैक्सिमम वो नहीं कहेंगे, ये एक सिग्नल है कि इनके भी अब हाथ से, इनके भी कंट्रोल से मामला बाहर हो रहे हैं। और ये सिग्नल दे रहे हैं इजराइल को, क्योंकि ये इजराइल के खिलाफ तो कोई इकदाम नहीं उठाना चाहते। अब भी ये अल्फाज कंसर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई जेनोसाइड हो चुकी है और जारी है, अभी भी इनको कंसर्न है। तो लेकिन ये बहरहाल एक सिग्नल है, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं कि जो डिप्लोमेटिक महाज है वही सबसे नतीजा खेज साबित होगा इजराइल का हाथ रोकने में, ठीक है। और ये एक सिग्नल है कि वहां से ये चीजें, और यमन के हमले मुसलसल जारी है। यमन ने एक बार फिर बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है और एयर ब्लॉकेट जब लगाकर बैठा हुआ है और कामयाब हो रहा है। बहुत सारे मालिक बर्तानिया और उन सब ने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। द गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है कि 800 लीगल एक्सपर्ट्स ने बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को खत लिख दिया है। सैंक्शन, सीज फायर और ये सारी बातें की गई हैं, ये सारा मुतालबा किया गया है। यूरोपियन जो गवर्नमेंट्स हैं वो जो ये स्टेटमेंट्स दे रही हैं उन पर क्रिटिसिज्म और बढ़ता चला जा रहा है कि अब भी आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आपको अमली इकदाम उठाना है। अब आप जब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वहां पर जुल्म हो रहा है, पहले तो आप मानने के लिए तैयार नहीं थे, जब आप मान रहे हैं कि वहां पर यह हो रहा है और इजराइल खिलाफ वर्जियां कर रहा है और जेनोसाइड कर रहा है, तो फिर आप
एक्शन क्यों नहीं लेते? और यह बात ध्यान में रखें कि यूक्रेन की जंग में यूरोप को दुनिया की जरूरत है कि दुनिया उसका नैरेटिव माने, उसकी सपोर्ट करे। तो यह सपोर्ट उसको हासिल नहीं हो सकती, खासकर इस्लामी दुनिया से, कि जब तक वो इस मामले को हल नहीं करता। द गार्डियन ऑन अ लेटर फ्रॉम 800 लीगल एक्सपर्ट्स टू द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, सैंक्शंस मस्ट बी इंपोज्ड ऑन इजराइल गवर्नमेंट। सैंक्शन फिल फॉर जब इजराइल के ऊपर लगनी चाहिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट मस्ट इंप्लीमेंट द अरेस्ट वारंट इशूड बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रिगार्डिंग पैलेस्टाइन। और साथ आईसीसी ने जो वारंट जारी किए हुए हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन बरतानिया फौरी करे। ये 800 बरतानवी लीगल, देखना उनके पूरे सिस्टम चैलेंज हो रहे हैं, उनके अपने लोग। अब यूरोपीय यूनियन के 2000 जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो खड़े हो गए, तो उनका अपने सिस्टम, अपने लोग जो है वो खड़े हो रहे हैं, उनका अपना सिस्टम जो है इस वक्त क्राइसिस और टर्मोइल का शिकार है। और जो बरतानवी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं उनको भी हमने देखा है कि वो पब्लिकली जाकर प्रोटेस्ट के अंदर शरीक हुए हैं और गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज किया, तो उनका अपना सिस्टम हिल रहा है। तो जरूरी है उनके लिए कि जंग को रुकाएं। ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्रिटेन आर ऑब्लिगेटेड टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट जेनोसाइड इन गाजा। तमाम ममालिक और खासकर ब्रिटेन जो है वो यकीनी बनाए कि जेनोसाइड को रोका जाए और प्रिवेंट किया जाए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट मस्ट यूज ऑल मींस टू इंश्योर इमीडिएट अनकंडीशनल एंड परमानेंट सीजफायर इन गाजा। ये यकीनी बनाया जाए कि फिल फॉर गाजा के अंदर सीजफायर हो। द ब्रिटिश गवर्नमेंट मस्ट रिव्यू ट्रेड रिलेशन विद इजराइल एंड सस्पेंड द ज्वाइंट रोड मैप। जो भी ट्रेड रिलेशन हैं या ज्वाइंट एक रोड मैप जो भी इनका आपस में तय हुआ है उसको भी रिजेक्ट और कैंसिल और सस्पेंड होना चाहिए। 800 लीगल एक्सपर्ट्स ने बरतानवी प्राइम मिनिस्टर को खत लिखकर ये सारे मुतालबात कर दिए हैं। तो मुख्तलिफ जो है ना लेवल के ऊपर, मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर मुख्तलिफ जो मज़ामत है वो जारी है। साउथ ईस्ट एशिया जो आसियान कंट्रीज हैं, यानी साउथ एशिया है उसके आगे साउथ ईस्ट एशिया है, 10 ये ममालिक हैं और इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। स्ट्रेटेजिकली मिनरल्स वहां पर हैं, शिपिंग लेन्स यहां से गुजरती हैं, यानी दुनिया नामुकम्मल है साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक के बगैर। 10 मुल्क हैं जिसमें म्यांमार है, जिसमें वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है और मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलिपाइन है। ये 10 टोटल स्टेट्स है वो बनती है और बड़े जबरदस्त मुल्क हैं। इनके बगैर दुनिया नामुकम्मल है, इनका बहुत इन्फ्लुएंस भी है। तो मलेशिया के अंदर आसियान का समिट हुआ है और मलेशिया ने बात की है कि डबल स्टैंडर्ड से अब हमें निकलना होगा और फिलिस्तीन के लिए अमली इक़दाम हमें उठाना होंगे। मलेशिया अर्ज ASEAN to speak up Palestine and Myanmar. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim urged deeper Asian Gulf Cooperation Council collaboration. साथ गल्फ के साथ आसियान के ताल्लुकात। अब देखें ना दुनिया में चीजें तब्दील हो रही हैं। इसी बात को ग्लोबल टाइम जो चाइना का है वो कोट कर रहा है। आसियान समिट, मलेशिया अर्ज यूएस टू होल्ड टॉक्स विद ब्लॉक अमिड डीप कंसर्न अबाउट टैरिफ्स। और मलेशिया अर्ज आसियान टू स्पीक अप ऑन ग्लोबल इनजस्टिस। ASEAN summit kicks off in Malaysia with an eye on integration and resilience. Malaysia urge ASEAN to speak up against double standards on Gaza. Double standards के खिलाफ जब है तो दुनिया के मुख्तलिफ रीजन से मुख्तलिफ आवाजें। और आप देखिए आयरलैंड में क्या हो रहा है। नाज़रीन, जो इजरायली हैं, इजरायली जो सेटलर्स हैं, इन्होंने एक टर्म जो है वो क्वाइन की, पेडिस्टियंस। ये फलस्तीनियों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, यानी ये फलस्तीनियों को पैलेस्टीनियंस नहीं कहते, पेडिस्टियंस, ये टर्म क्वाइन की गई उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए। आयरलैंड के अंदर यही टर्म जो है वो उल्टा रेजिलियंस की और रेजिस्टेंस की सिंबल बन गई है। वो इजराइल को जवाब देने के लिए यही जो टर्म है वो अपनी शर्ट्स के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं और बहुत बड़े नंबर्स के अंदर वो बाहर निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं यही टर्म्स लिखवा कर, ठीक है ना। यानी वो जो ह्यूमिलिएट करने के लिए बनाई गई वो रेजिस्टेंस और सॉलिडारिटी की अलामत बन गई है। अब आप देखिए यूक्रेन के अंदर भी तो जंग जारी है, लेकिन क्या यूक्रेन के लिए दुनिया भर में ऐसे मुजाहरे हो रहे हैं? तो बात यह है कि इजराइल ने जो रास्ता चुना है वो सिर्फ और सिर्फ एरोगेंस का रास्ता है, वो सिर्फ एग्रेशन का रास्ता है। और देखिए इस वक्त भी इजराइल जो है, जैसे ईरान ने कहा कि वन स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए और तमाम मज़ाहिब के लोग यहां पर रहें, क्या मसला है, लेकिन ये जिस रास्ते के ऊपर लेकर चल रहे हैं ये अपने आप को इनसिक्योर बना रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब अगर हम साउथ चाइना सी के आखिर में बात करें, देखें चाइना जो भी पॉलिसीज लेगा मिडिल ईस्ट उससे मुतासर होगा, यूरोप जो भी पॉलिसीज लेगा उस मिडिल ईस्ट उससे मुतासर होगा। वो इजराइल के हक में जाएगी या इजराइल के खिलाफ जाएगी। चाइना को जितना कॉर्नर किया जाएगा, जितना अमेरिका चाइना के ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा, चाइना उतना मिडिल ईस्ट में आपको ज्यादा नजर आएगा। और इसी तरह यूरोप यूक्रेन जंग में जितना मसाल का शिकार होगा उतना उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि वो मिडिल ईस्ट की जंग को क्यों सपोर्ट कर रहा है, वहां से पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि उसको दुनिया की सपोर्ट की जरूरत है और ये इक़्तिदार उनके पास हमेशा रहने वाला तो नहीं है। तो दुनिया की अक़वाम जो है वो अब उठ रही है और फैसले कर रही है। अच्छा, तो अब आप देखिए कि मिडिल ईस्ट और उसके बाद यूक्रेन और अब साउथ चाइना सी के अंदर भी बहुत बड़ी एस्केलेशन देखने को मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि वहां पर एक बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है। कल यह खबर आई कि चाइना ने सरप्राइज वो कैपेबिलिटी हासिल कर ली है और मजीद करने जा रहा है कि वो सरप्राइज अटैक ताइवान के ऊपर कर सकता है।
आज ये खबर सामने आ रही है कि 500 अमेरिकी फौजी जो है वो डिप्लॉय हो चुके हैं ताइवान के अंदर। ये एक धमाका है, ठीक है ना, ये एक आलमी जंग की तैयारी के सिवा कुछ भी नहीं है। यानी ये नहीं कि अमेरिका कोई इस तरह तैयारी कर रहा है कि हम आलमी जंग छेड़ने जा रहे हैं, शायद इस तरह से ना हो, लेकिन जो इकदामात हो रहे हैं ऑन ग्राउंड, इसकी अल्टीमेट एस्केलेशन जो है वो आलमी जंग की तरफ निकलेगी। जब चाइना और अमेरिकन फौजें टकरा जाएंगी या यूरोपियन और रशियन फौजें टकरा जाएंगी तो वो आलमी जंग नहीं होगा तो और क्या होगा। तो मामलात बेसिकली उसी तरफ जा रहे हैं अगले आने वाले महीनों में। अब आप देखिए कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये ऑफिशियली बात सामने आ गई अमेरिका की जानब से कि उन्होंने अपनी फौजें ताइवान में डिप्लॉय कर दी हैं। ताइवान चूंकि देखें साउथ कोरिया तो कोई हिस्सा नहीं है किसी का, साउथ कोरिया अलग कंट्री है, जापान अलग कंट्री है, तो यूरोप के अंदर यहां तमाम मिडिल ईस्ट में यानी अमेरिकी फौजी जो है वो डिप्लॉय हैं। लेकिन ताइवान का तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ताइवान तो चाइना उसको अपना हिस्सा कहता है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका भी ताइवान को चाइना का हिस्सा मानता है। वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका मानता है, ताइवान को अमेरिका तस्लीम नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको असलहा दे रहा है। तो ये सिर्फ एक प्रोवोकेशन है। अब ये अल्टीमेट प्रोवोकेशन है कि अमेरिका ने अपनी फौजें वहां पर उतार दी, मिसाइल दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, पता नहीं क्या कुछ दे रहा है, अब उसने अपनी फौजें जो है वो ताइवान के अंदर उतार दी है। ये अल्टीमेट प्रोवोकेशन है और ये चाइनीज रेड लाइंस का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। यानी चाइना एक चीज को आधा % भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, तो अमेरिका वहां पर अपनी फौजें भेज रहा है। अब चाइना तो पीछे हटकर बैठने वाला नहीं है, वो तो ताइवान लेने जा रहा है और उसने वो अनाउंस भी कर दिया है। चाइना वैसे हर बात अनाउंस तो नहीं करता, लेकिन उसने ताइवान को अनाउंस कर दिया है कि हम लेने जा रहे हैं, दुनिया में कोई हमें रोक नहीं सकता। और वो कैपेबिलिटीज भी इसी तरह से बढ़ा रहे हैं और वो ताइवान का इसी तरह से ब्लॉकेट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। और ताइवान के जो ऑफिशियल हैं वो खुद ये समझते हैं कि कभी इसी तरह जंगी मशकें करता करता चाइना जो है ताइवान में दाखिल हो जाएगा। तो अमेरिकी फौजी वहां पर डिप्लॉय हो गई हैं। अब वो वहां से निकलने वाली तो नहीं है ना भाई, निकलेंगी तो फिर तो और ह्यूमिलिएशन अमेरिका की होगी। अगर वो वहां पर रहेंगी तो चाइना इसको कबूल करने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एस्केलेशन यहां पर हो गई है। US 500 मिलिट्री पर्सनल इन ताइवान एंड ओपन टेस्ट ऑफ बीजिंग्स रेड लाइंस। ये चाइना का ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, यानी चाइना का सरकारी मीडिया। वाशिंगटन डिस्क्लोजर दैट अराउंड 500 US मिलिट्री पर्सनल आर स्टेशन्ड इन ताइवान सिग्नल्स मोर ओपन एंड सब्सटेंशियल डिफेंस सपोर्ट फॉर द आइलैंड। ये पहली बार अमेरिका की जानिब से ये माना गया। इससे पहले ये एक ओपन सीक्रेट था, जैसे इजराइल है ऑफिशियली वो तो नहीं कहता कि उसके पास न्यूक्लियर है ना, यूरोप ये कहता है कि उसके पास है, कोई भी ऑफिशियली, लेकिन सबको पता है कि न्यूक्लियर है। ताइवान जो है यहां पर भी एक ओपन सीक्रेट है कि अमेरिकन फोर्सेस वहां पर हैं, लेकिन कितनी 10, 20, 50, और ये भी ऑफिशियली नहीं माना जाता कि 10, 20, 50 भी हैं। ये ऑफिशियली उनकी जानिब से माना गया है, उनकी मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से कि हमारे इतने फौजी वहां पर स्टेशन हो गए। वाज द फर्स्ट ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट of such substantial American military presence on the self-governed island। ये पहली एक्नॉलेजमेंट है जो अमेरिका से आई है कि हमारे फौजी वहां पर, और 500 बहुत बड़ी तादाद है, ठीक है। यानी सामना अमेरिकन फोर्सेस से होगा। यानी जब मिसाल के तौर पे चाइना अटैक करता है और बॉम्बिंग करता है तो अमेरिकन फोर्सेस वहां पर मौजूद होंगी। US has 500 troops in Taiwan in major challenge to China। और फिर क्या हुआ है कि आज ही फिलिपाइन के अंदर मजीद मिसाइल जो है वो अमेरिका ने डिप्लॉय कर दी हैं। US डिप्लॉयज न्यू मिसाइल सिस्टम टू फिलिपाइन आइलैंड नियर ताइवान इन मैसेज टू चाइना। तो ओवरऑल नाज़रीन ये जो जंग है ये ऑन ग्राउंड तो सबसे बड़ी हमें साउथ चाइना सी में नजर आ रही है। ओवरऑल ये जंग चाइना और अमेरिका की है, जो बरह रास्त अगर लड़ी जाएगी, मिलिट्री अगर इनकी कन्फ्रंटेशन होगी बरह रास्त, तो वो यहां ताइवान के मसले पर होने जा रही है। ओवरऑल ये एक एक मुल्क में और एक एक रीजन में ये इस वक्त शुरू हो चुकी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप देखिए, बीजिंग इज अ रेड लाइन, हंगरी वोज इट विल नॉट डीकपल फ्रॉम चाइना इफ पुश्ड बाय ट्रंप। एक एक मुल्क के ऊपर ट्रंप इंतजामिया की जानिब से प्रेशर डाला जा रहा है कि वो चाइना से पीछे हट जाए। और हंगरी जो कि बहुत करीब है ट्रंप के, तो हंगरी कह रहा है कि ये बीजिंग तो हमारी रेड लाइन है, बीजिंग को हम नहीं छोड़ने वाले। तो ये लड़ाई एक एक मुल्क में लड़ी जा रही है, एक एक मुल्क को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो चाइना से, क्योंकि हर मुल्क में चाइना के इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स जा रही हैं, तो एक एक मुल्क को प्रेशर। तो ये चाइना और अमेरिका की जंग है जो शुरू हो चुकी है, जिसका तबले जंग बच चुका है। अगर बरह रास्त कभी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुई तो वो ताइवान में होगी और वो आलमी जंग होगी, और उसका वहां पर आप समझ लें कि मैदान सजाया जा रहा है। शायद इस तरह नहीं कि अमेरिका कोई प्रॉपर आलमी जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो कुछ वो कर रहा है उसका नतीजा वही निकलेगा। अब जैसे यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है और जो इधर मिडिल ईस्ट में हो रहा है, उसका नतीजा एक इलाकाई जंग की सूरत में निकलेगा इब्तदाई तौर पर, जो अल्टीमेटली एक आलमी जंग भी बन सकती है, क्योंकि यूक्रेन की जंग ऑलरेडी चल रही होगी। ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो इस वक्त 3 फ्लैश पॉइंट्स हैं आलमी जंग के, एक मिडिल ईस्ट, एक यूक्रेन और तीसरा इस वक्त साउथ चाइना सी है, ठीक है। और ताइवान हमेशा से फ्लैश पॉइंट था, लेकिन अब ये देखना कि बहुत बड़ी एस्केलेशन है कि अमेरिका ने फौजी वहां पर उतार दी। चाइना कभी खामोश इस पर नहीं बैठेगा और चाइना इसका जवाब भी देगा, मजीद इकदाम भी उठाएगा
बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी वो कर सकता है, एग्रेसिव लेवल के ऊपर जाकर कोई भी इकदाम चाइना की जानिब से उठाया जा सकता है। चाइना अल्टीमेट आखिर तक ये चाहेगा कि वो ताइवान के ऊपर हमला ना करे, लेकिन अमेरिका असलहा दे रहा है, अमेरिका अपनी फौज भेज रहा है, तो चाइना इंतजार नहीं कर सकता कई साल तक, 20 साल 50 100 साल तक मजीद, कि पता नहीं कब वो मौका आएगा कि ताइवान खुद ही आ जाए, तो वो मजीद इंतजार। हाँ, अगर अमेरिका असलहा ना दे रहा हो तो फिर एक और बात है, लेकिन जब ताइवान को मजबूत किया जा रहा है तो चाइना तो इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि ताइवान मजबूत होता चला जाए, मजबूत होता चला जाए और अमेरिका अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जाए। भाई अमेरिका के होते हुए चाइना कैसे जाकर हमला कर लेगा, वो तो आलमी जंग का आगाज होगा। तो इसलिए चाइना के लिए चैलेंज बन जाएगा ये अमेरिका की वहां पर डिप्लॉयमेंट जो है, इसलिए चाइना इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।